हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज का हमारा टॉपिक होगा डेली प्रैक्टिस सेट का पार्ट 8। इसके पहले हम लोगों ने कुल 7 पार्ट डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो एंड में आपको एंड स्क्रीन पे वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा यूपी स्पेशल से कि चरकुला नृत्य किया जाता है। तो आपको पहले ही पता चल गया कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, यूपी स्पेशल का। तो ये सभी एरिया भी कहाँ के होंगे, हमारे यूपी के होंगे। चरकुला नृत्य देखिए किया जाता है व्रज भूमि में, व्रज के क्षेत्र में किया जाता है चरकुला नृत्य। अगर आपने मेरा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य वाला वीडियो देखा होगा, जो कि करीब मैंने पार्ट 8 में आपको पढ़ाया है यूपी स्पेशल के, उसमें जो भी यूपी के लोक नृत्य है, लोक नृत्य जो भी रीजनल एरियाज होते हैं वहाँ के एक स्पेसिफिक नृत्य होते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम लोग लोक नृत्य। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करिए और वहाँ पे आप वीडियो को देख सकते हैं पूरा। हमारा पहला क्वेश्चन बनता है धोबिया नृत्य। चरकुला हो गया, धोबिया नृत्य कहाँ पे होता है? तो पूर्वांचल में धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है धोबिया नृत्य। इसके अलावा है हमारा कटघोड़वा नृत्य। तो कटघोड़वा नृत्य किया जाता है पूर्वांचल में, जब मांगलिक अवसर होता है तो उसमें किया जाता है कटघोड़वा नृत्य। अब हमारा एक है बुंदेलखंड। ठीक, कौन सा नृत्य ऐसा है जो बुंदेलखंड में होता है? तो धुरिया नृत्य। बुंदेलखंड में हमारा ऑप्शन ये क्या है, बुंदेलखंड में कौन सा नृत्य होगा? धुरिया नृत्य होता है हमारा बुंदेलखंड में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा कि डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किस जिले में नहीं पाया जाता है? हमें जब भी नहीं दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, उसे मार्क कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कि किस जिले में नहीं पाया जाता है। तो देखिए सोनभद्र में तो पाया जाता है, मिर्जापुर में भी पाया जाता है, बांदा में भी पाया जाता है, गोरखपुर में डोलोमाइट नहीं पाया जाता है। डोलोमाइट होता क्या है? जब चूना पत्थर में 10% से ज़्यादा मैग्नीशियम होता है तो वो क्या कहलाता है? डोलोमाइट कहलाता है। अगर हम लोग बात करें कि इसका सूत्र क्या होता है रासायनिक, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 MgCO3, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? डोलोमाइट के नाम से जानते हैं। अब सोनभद्र और मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पे जलीय जीव मिलता है हमारे भारत का डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन कहाँ पे पाई जाती हैं? तो सोनभद्र और मिर्जापुर में डॉल्फिन पाई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 240 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर। और इसी के साथ अगर हम लोग भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263। अगर आप इसको पिन कोड की तरह याद करेंगे तो शायद याद हो जाए, इस तरह आप इसे बोल सकते हैं। ठीक, तो हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का कितना है? 240,928। कितना परसेंट है यूपी का जो एरिया है वो पूरे इंडिया के कितना परसेंट है? तो 7.33% है। यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितना स्थान रखना है? तो 7वें नंबर पे है। कुल कितना क्षेत्रफल इसका? 2.4%। विश्व के 2.4% एरिया पे करीब 17.5% जनसंख्या रहती है पूरे विश्व की। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया जाता है? देखिए अगर कभी भी पत्र पत्रिका आ जाए तो आपको पता है ज़्यादातर जो पत्र पत्रिकाएं होती है उनका प्रकाशन कहाँ से होता है? गोरखपुर से होता है। ठीक, तो रही बात हमारा कल्याण पत्रिका, तो इसका भी कहाँ से हुआ है? इसका भी प्रकाशन हुआ है गोरखपुर से। इसके पहले संपादक कौन थे? हनुमान प्रसाद पोद्दार। क्या नाम था उनका? हनुमान प्रसाद पोद्दार इसके संस्थापक थे कल्याण पत्रिका का, जिसका प्रकाशन होता था गोरखपुर जिले से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तो गोरखपुर हमारा विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा जिला है हमारा लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी ही आपको तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है, जिसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1977 में, और इसे बाद में 1987 10 साल बाद इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ लिया सबसे बड़ा जिला, तो सबसे छोटा जिला भी हमें पढ़ना होगा। यूपी का सबसे छोटा जिला है भदोही, ठीक, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? संत रविदास नगर से जानते हैं, संत रविदास नगर नाम से जानते हैं हम लोग भदोही को। यहाँ का आपको पता होना चाहिए कि कालीन उद्योग काफ़ी फेमस है, भदोही का कालीन उद्योग काफ़ी फेमस है। इवन आपको पता ये भी होना चाहिए कि जर्मनी अपने यहाँ करीब 40% जो कालीन है वो अकेले जर्मनी आयात करता है भदोही से, ठीक है। तो याद रखिएगा कालीन उद्योग कहाँ का फेमस है? हमारा भदोही का। नेक्स्ट है हमारा मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया? इसका संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। इनकी और भी रचनाएं हैं जो काफ़ी फेमस है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो हमारा काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुंज, अबला विलाप। अबला विलाप देखिए काफ़ी फेमस है, और काव्य मंजूषा, तो याद रखिएगा अबला विलाप और काव्य मंजूषा किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगर हम लोग बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1864 में रायबरेली जिले में, यूपी के रायबरेली में हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्षचरित पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? अब हर्षचरित और कादम्बरी दो ऐसी रचनाएं हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये रचना है वाण भट्ट की। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? वाण भट्ट की रचना है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कादम्बरी की, तो कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास किसे कहते हैं? कादम्बरी को ही कहते हैं दुनिया का पहला उपन्यास। अब हर्षवर्धन ने भी एक रचना की थी जिसका नाम था रत्नावली। हर्षवर्धन ने किसकी रचना की है? रत्नावली की। इसके अलावा कल्लड़ की बात करें तो कल्लड़ की रचना हमारा राजतरंगिणी। पाणिनि जो हमारा ऑप्शन सी है, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना किया है। तो सबको हमने पढ़ लिया। हर्षवर्धन की रचना क्या है? रत्नावली। वाण भट्ट हर्षचरित किसने लिखा है? वाण भट्ट ने। कल्लड़ की रचना है राजतरंगिणी, जिससे हमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है। पाणिनि क्या लिखा है? अष्टाध्यायी लिखा है। नेक्स्ट हमारा कि दीवानी कोई विभाग की स्थापना किस शासक के समय में हुई? दीवानी कोई, इसकी स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय में हुई है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई है। आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था दूसरा, उसका नाम था जूना खां या जौना खां। और जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, ठीक। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से आता है कि किसने जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया और किसकी याद में किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किस शासक ने बनवाया? तो इसको बनवाया है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसे एकाश्म मंदिर या सेवन पगोडास भी कहते हैं। सप्तरथ मंदिर। टेम्पल से रिलेटेड भी वीडियो आपको पढ़ा दिया गया, आप स्टैटिक जीके के पोर्शन में जाइए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जो भी इंडिया के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो ऐसा कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? लाल बाल पाल आपने सुना होगा, तो ये गरम दल के नेता थे। अब हम लोग बात करते हैं बाल गंगाधर से रिलेटेड और भी फैक्ट। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर। इसके अलावा 1906 में इन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी थी जेल में बैठ के। अब हमारा ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ये है हमारा दादा भाई नौरोजी। तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन वेल्थ थ्योरी दिया था। इन्होंने बताया कि ब्रिटिशवासी किस प्रकार भारत का धन भारत से बाहर ले जा रहे हैं। एंड डी ऑप्शन हमारा राजा राम मोहन राय। तो मैंने आपको बताया इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 में। और एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता हुआ यह कि किसने इनको राजा की उपाधि दिया था? तो राजा की उपाधि इनको दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा।
नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी, और इन्हीं की पत्नी है सुचिता कृपलानी, जिसे हम लोग जानते हैं भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में। किस स्टेट की मुख्यमंत्री बनी थी? यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। इसके अलावा जेबी कृपलानी हमारे अध्यक्ष थे, जब हमारे आज़ादी मिली थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। कौन? जेबी कृपलानी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1939 में, आपको 1939 में हमारा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, और 1940 में ये बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, और करीब 1945 तक यही अध्यक्ष बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है, इस वजह से। और यह भी क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप सभी को पता है कि हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट हमारा तराइन का युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का युद्ध देखिए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। यहाँ हमसे पूछ रहा है द्वितीय युद्ध के बारे में। पहला युद्ध पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, इन्हीं दोनों के बीच में, और इस समय कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। तीसरा युद्ध लड़ता है मोहम्मद गोरी 1194 में, किसके मध्य? राजा जयचंद, जो कि कन्नौज के राजा रहते हैं, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। ठीक, तो ये था हमारा मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़े गए इंपॉर्टेंट जो वॉर थे। अब मोहम्मद गोरी के दो इंपॉर्टेंट गुलाम थे, कौन कौन? एक तो था बख्तियार खिलजी, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चल के गुलाम वंश की स्थापना करता है, और बख्तियार खिलजी क्या करता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन जलाता है? बख्तियार खिलजी ही जलाता है। किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। इसके अलावा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विद्यालय, अजमेर का संस्कृत विद्यालय, इसको पूरी तरह से कौन तोड़ता है? बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन आता है यह किसका गुलाम था? यह गुलाम था मोहम्मद गोरी का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है, और 1206 से लेकर के 1290 तक चलता है गुलाम वंश। अच्छा बताइए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उसका गुलाम। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? तो हिंदी में प्रकाशित प्रथम अखबार था उद्दंड मार्तंड। या किसने लिखा था? जुगल किशोर ने लिखा था, उद्दंड मार्तंड लिखा था। इसके अलावा हमारा जो पहला ऑप्शन है संवाद कौमुदी, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? तो सबसे पहली बात तो यह जान लीजिए कि संविधान का संशोधन किस आर्टिकल के द्वारा होता है? हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन होता है। और कौन से आर्टिकल द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, उसी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था हमारे संविधान में। स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उन्होंने कहा कि अब हमें किसकी आवश्यकता है? मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता है, जिसके लिए अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का, और भाग की बात करें, सबको पता है कि संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो भाग 4 का जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, लेकिन 2002 के बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है, तब से मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य? तो रशिया से लिया गया है मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है 110 में। अब धन विधेयक से भिन्न होता है वित्त विधेयक, इसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 117 में। 108, इसके ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 108 में राष्ट्रपति बुलाता है, अगर किसी भी, मान लीजिए किसी भी बिल को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो, तो संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं इसकी अध्यक्षता। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 112, जिसमें बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए हमारे संविधान में बजट शब्द का कोई भी प्रावधान नहीं है, या इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है? इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल में है? 112 में। अगला है हमारा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है? तो प्रेस की स्वतंत्रता और वाक की स्वतंत्रता किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 19 में।
इसके अलावा अगर हम लोग अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई। इसी समय आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और 1909 में क्या आया था, मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक, आपको पता है कि 1918 में ही वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था पहला, और यह समाप्त कब हुआ था, 1918 में। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। 1916 में होम रूल लीग का आंदोलन की शुरुआत किया गया। 1915 में गांधी जी वापस आ गए, आते उन्होंने चंपारण आंदोलन में सफलता प्राप्त किया जो कि 1917 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो संविधान में कुल कितने भाग हैं, संविधान में कुल 22 भाग है, और अनुच्छेद कितने हैं, 395 अनुच्छेद है। अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, इसके लिए आप हमारे पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जा करके इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वर्तमान ये जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें तो अरुणाचल प्रदेश है, बट अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो कौन है, बिहार है। यहाँ से 65% है और बिहार में 61.8% है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है हमारा केरल में। अब बात आ रही है यहाँ पे जनगणना की। अभी दूसरी जनगणना हमारी इसके बाद कब होगी, 2021 में होगी। जनगणना हर 10 साल में होती है, जिसकी शुरुआत किसने किया था, लॉर्ड मेयो ने किया था 1872 में। लेकिन अगर हम लोग बात करें नियमित जनगणना की शुरुआत किसने किया, तो 1881 में लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना की शुरुआत की। लॉर्ड रिपन की अगर हम लोग बात करें तो यह भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय था, लॉर्ड रिपन। ठीक, इसने बहुत से काम किए, अच्छे अच्छे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया। इसके अलावा जनगणना, नियमित जनगणना भी इसी के समय में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 दिसंबर 2018 को आरबीआई द्वारा साइबर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। देखिए, आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक, और जब भी कोई बैंक किसी भी तरह का किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगाता है। तो यह किया गया था इंडियन बैंक पे। अब आरबीआई से हमारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अभी आरबीआई ने नया रेपो रेट जारी किया है 6%, इसके पहले कितना था, 6.2%। ठीक, तो नया रेपो रेट वर्तमान में कितना है, 6% है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई है, 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। देखिए, अब पहले क्या था कि टैक्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन अब जब से जीएसटी आ गया है तो सभी टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया है। तो हमसे इसमें पूछ रहा है फिलहाल प्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो आय कर होगा प्रत्यक्ष कर। ठीक, इसके अलावा बाकी अगर हम लोग उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर की बात करें तो ये सब क्या, अप्रत्यक्ष कर। अब थोड़ा सा जीएसटी के बारे में यहाँ जान लेते हैं कि जीएसटी कब से लागू हुई, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो आर्टिकल 279A। कौन सी समिति बनी थी, विजय केलकर समिति बनी थी जीएसटी के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो मेथेन हमारा क्या होगा, मेथेन हमारे लिए होगा ग्रीन हाउस गैस। सबसे ज़्यादा क्या होता है ग्रीन हाउस गैस में, सबसे ज़्यादा कौन सा उत्तरदायी होता है, सबसे ज़्यादा जलवाष्प होता है। कल के या परसों के क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपके ऑप्शन में जलवाष्प है तो क्या होगा, जलवाष्प। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता तो सेकेंड नंबर पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड पे होता है 4 to 9% हमारा मीथेन होता है। फिर होता है हमारा ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC। अगला है हमारा कि पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में मैंने कई वीडियो पढ़ाए हैं, तो आपको पढ़ लेना चाहिए प्लेलिस्ट में जा करके। चेंजिंग इंडिया के लेखक है हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन है, डॉक्टर, पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला हमारा खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो कई बार हम लोगों ने एग्रीकल्चर में पढ़ा है कि खरीफ की फसल को मार्च अप्रैल में बोया जाता है, जून जुलाई में, सॉरी, खरीफ की फसल को कब बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है खरीफ की फसल को। और कौन कौन सी फसलें खरीफ की हैं, धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, ये सब किसकी फसल है, सब खरीफ की फसल है।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? तो नगदी फसल नहीं हमारा चना। बाकी गन्ना की बात करें, तंबाकू और कॉफ़ी क्या है हमारे नगदी फसल हैं। इसके लिए अगर आपको डिटेल में एग्रीकल्चर पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए या एग्रीकल्चर बाय एग्जाम ट्रेंड सर्च करिए, आपको आ जाएगा। आप वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक। इसके अलावा अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।